क्या है बताओ भैया। लेखन क्षमता के विकास में, जैसे हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे में लेखन क्षमता की बेहतर कला हो, तो इसमें सबसे जरूरी क्या है? देखो, अपने अनुभव की लिखित अभिव्यक्ति, बिल्कुल अपने ही अनुभव को लिखेगा, जरूरी है। उसका अपना खुद का विचार हो, मौलिक मतलब, मौलिक का मतलब होता है बच्चे का खुद का विचार, स्वाभाविक विचार। और कल्पनाशीलता भी जरूरी है, क्योंकि चिंतन नहीं करेगा तो लिखेगा क्या? बी वाला गलत है, उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि मानक वर्तनी पर ज्यादा बल देना, जी नहीं। हमने वैसे भी पढ़ाया है यार आपको कि अगर किसी विकल्प में मानक लिखा हो तो वो विकल्प फिर कब्बो नहीं सही होगा, कभी नहीं सही होगा। ये लिख लो कि अगर किसी विकल्प में मानक लिखा है तो लिख लो कि सर जी बताए हैं कि मानक एक निगेटिव वर्ड होता है जो कभी नहीं सही होगा। ठीक है, हाँ। क्यों गलत होता है? क्योंकि मानक का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मैं ऐसे आपसे कह दूं कि आप सिर्फ हिंदी में ही बोलेंगे, आप सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलेंगे, आप सिर्फ संस्कृत में ही बोलेंगे, तो ये मानक तरीका है जो कि गलत माना जाता है। तो हमसे आपसे गलत पूछना था तो बी वाला आपका सही हो गया। आगे, मुहावरे का गुरुदेव अर्थ क्या होगा बताओ भाई। आजकल हर कोई आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा है। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, अंधा बनाना, लड़ाई करना या धूल उड़ाना। सबको पता है यार कि आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। जी हाँ प्यारे भाई, धोखा देना। और जब आपको मैं ये जो व्याकरण देखते हो ना, ये जो व्याकरण है ये आपके गद्यांश और पद्यांश से निकाल कर लाया हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि पूरा गद्यांश लेकर आऊं, तो फिर देखो भैया, गद्यांश एक कहानी नुमा होता है जो पेपर में आएगा, उसी में से पढ़कर उत्तर खोजना होता है। तो टाइम मत बर्बाद करो उसके पीछे, उसकी जगह अपना समय किसी और विषय पे लगाओ। उसको तो मैं यहां कवर कर ही दे रहा हूं, उसकी चिंता क्यों करते हो आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्र। भाषा की क्लास में निदानात्मक है। मित्र, निदानात्मक का मतलब क्या होता है? निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना, डायग्नोज करना। पहला ऑप्शन, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। पर जरूरी है, गलत थोड़ी है। चलो, अभिभावक को शिकायत, गलत बात। अगली क्लास में प्रमोट करना, गलत बात। बच्चों की भाषा सीखने में होने वाली कमियों, कठिनाइयों की पहचान करना, सही है। निदानात्मक का मतलब होता है कमियों की पहचान करना। निदानात्मक का मतलब कभी भी निदान करना नहीं होता। निदानात्मक का मतलब टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, समस्याओं की पहचान करना, समस्याओं को निकालना। और उपचारात्मक का मतलब होता है साथियों कि कमियों का पता चल चुका है, अब हम उपचार करेंगे। एक बार कमेंट ले लिया जाए, नहीं तो आजकल आप लोग कहते हो कमेंट ही सर जी नहीं लेते। तो भाई सबसे पहले कमेंट हम किसका लेंगे? शीतल कुमारी का हो गया, कल्पना सिंह, उमेश शर्मा, चंदन कुमार, अजय वीर, अनुपमा यादव, गुंजन कुमारी और सुधा गंगवार, अजय वीर, विजय लक्ष्मी और साथ में हमारे बहुत सारे प्रिय छात्र हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? भैया तद्भव की पहचान करनी है। देखो, एक शब्द होता है साथी तत्सम और एक होता है तद्भव, दो चीजें हैं, एक है तत्सम और एक है तद्भव। तो तद्भव यहां दिख, तत्सम पता है क्या है? तत्सम का मतलब होता है तत् मतलब उसी, सम मतलब समान। तो जो शब्द संस्कृत के जैसे लगे, जो शब्द संस्कृत के जैसे लगे वो तत्सम है। जैसे अग्नि ये संस्कृत का वर्ड है, सूर्य संस्कृत का वर्ड है, दुग्ध संस्कृत, लेकिन आग जो होता है ना, आग, ये तद्भव वर्ड है, समझ गए? और उसका तत्सम अग्नि होता है। प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का गुरु उद्देश्य क्या है बताओ? प्राइमरी लेवल पर साथियों भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। कह रहे हैं अगर प्राइमरी लेवल पर अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कुछ भी, तो उसके पढ़ाने के पीछे उस टीचर की मंशा क्या है? बताओ प्यारे, उस टीचर की क्या मंशा होगी? जयशंकर मनोज कुमार, सोनू गुप्ता, गुड़िया कुमारी, अनुपमा यादव, गुंजन कुमारी यादव, सचिन, संगीता, चंदन, अर्चना, उमेश, श्यामलाल और लवनीना, अच्छा लवीना सिंह, ओके, गुंजन कुमारी, जेपी सुमन, सुधा गंगवार, पारितोष महातो। चलो अच्छी बात है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि यार कोई टीचर अगर हिंदी पढ़ा रहा है या फिर संस्कृत पढ़ा रहा है तो उसका उद्देश्य होगा कि बच्चा
मानक भाषा ही बोले। एक बात बताओ अभी कि मानक एक निगेटिव है, कभी नहीं होगा। बच्चे कविताओं को कंठस्थ करें, कंठस्थ का मतलब रटना, मतलब कभी नहीं होगा। बच्चे कठिन कठिन और सरल, ये निगेटिव वर्ड होता, कभी नहीं होगा। बच्चे अपनी बात को दूसरों के सामने सहजता से व्यक्त कर सकें, यही एक टीचर की सबसे बड़ी गुरु उपलब्धि होती है। तो यहां पे साथी 31 का जो विकल्प नंबर बी है वो एकदम सही है। आगे, माता पिता में कौन सा समास होगा? खूब पढ़ाया हूं। क्या बोला अभी मैंने? अगर इसको भी गलती कर दिए ना तो फिर कोई नहीं बचाएगा। कारण यार ये गलत हो जाए, अभी पूरी क्लास में लाइन बाय लाइन कवर किया हूं। बिल्कुल बी वाला, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है दो। अपने आप में ट्रिक बना लो कि सर जी बोले द्वंद्व मतलब दो, तो जब दो शब्द एक साथ आए और दोनों ही एक दूसरे का उल्टा हो, माता मतलब पिता, सुख दुख, राजा रानी, सुबह शाम, ये सब द्वंद्व समास है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। भाषा के 4 प्रमुख कौशल साथी कौन से हैं? देखो दोस्तों, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उनको हम लोग ट्रिक से याद किए हुए हैं, उसको सुबोपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबोपाली। और सुबोपाली याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें भी 2 चीज याद करो, सु से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना, ला, तो ठीक है। लेकिन पेपर में होता क्या है कि आपसे और क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के कौशल एक साथ सीखे जाते हैं कि क्रम से सीखे जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आपको लगेगा तो ऐसा कि भाषा के कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, जबकि बात गलत है। भाषा के कौशल जब भी पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है कि भाषा के कौशल एक साथ सीखे जाते हैं साथी, क्रम से कभी नहीं सीखे जाते। समझे नहीं समझे प्यारे भाई? हाँ, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि भाषा के कौशल एक साथ, क्योंकि भगवान ने सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, हाथ पैर दिया है, और इन्हीं अंगों से आप कौशल अर्जित करते हो। ये सब एक साथ मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34, परोपकार का गुरु सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ। परोपकार में पहली बात तो यह संधि कौन सी है? परोपकार में मुझे दिख रहा गुरु यहां पे गुण संधि है। हम साफ साफ देख रहे हैं, बीच में ओ की मात्रा है कि नहीं? देखो पहचानो, यहां पे गुण संधि है कि नहीं है भाई? रा पे ओ की मात्रा, परो। हमने बोला था ना गुण संधि का रूल क्या है? अगर बीच में ओ बोले, ओ की मात्रा हो, अर की मात्रा हो या अल की मात्रा हो, तो वहां पे गुण संधि होती है। ये बात आपको भी पता है। अब लगातार देखो, संधि विच्छेद करना कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि परो तो होगा नहीं, पर धन उपकार होता है ना। देखो, विच्छेद करने में दिक्कत ना किया करो यार। पराधन उपकार किसने कहा? ये कौन सा लड़का है? ये लड़का नहीं लड़की है। सी कहां है कह रहे हो भाई? परधन उपकार होगा, ये बोलने पर लग जाता भाई, ऐसा नहीं हो सकता। परधन उपकार इसका राइट आंसर। प्राइमरी लेवल पर क्लास में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताओ मित्र। प्राइमरी लेवल के क्लास में ये जो रोल प्ले होता है, जो भूमिका निर्वाह है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अच्छा बात बताओ, अगर कोई टीचर अपनी क्लास में नाटक करवाता है, राम रावण का रोल करवाता है, तो इसके पीछे मनसा क्या है? भाई जाहिर सी बात है, मनसा यही होगी, एक तो बच्चे को मौका मिलेगा बोलने का, अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा, डर उसका दूर होगा, भाषा की शक्ति बढ़ेगी, यही सब फायदा होगा ना। अनुशासन तो कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं? अनुशासन का मतलब है नहीं ना। देखो, नाटक सिखाना उसका उद्देश्य होगा नहीं। परीक्षा एक निगेटिव वर्ड है, तो मतलब यही होगा कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। यही तो बात सही होगी, कुछ और सही होगा। सही बात है कि नहीं? चलिए आगे। साथियों, ये आपके लिए प्रीमियम मॉडल पेपर मैं आपको बता चुका हूं, इसको समझ जाओ। ये मॉडल पेपर जो मैं आपको दे रहा हूं उन साथियों के लिए है जो लोग पिछले 3-4 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका नंबर, देखो गारंटी से अगर फंसना नहीं है तो याद रखना, मैं आपको एकदम सही और जेन्युइन तरीका बता रहा हूं कि अगर आपका नंबर टेस्ट में 150 में 115 120 के ऊपर तक जा रहा है तो मान के चलना कि तुम्हारी तैयारी 100 नंबर की है, यही नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर घर पे ही आपके 90-95 आ रहा है तो परीक्षा में 70-75 ही आएगा। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि भाई साहब काम नहीं होने वाला है,
क्योंकि यहां कम हो रहा है तो पेपर में भी कम होगा, तो करें क्या? इसके लिए साथियों जो मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं इसको आप जरूर हल करो। इसमें करीब 10 मॉडल पेपर है, ज्यादा नहीं, 3-4 मॉडल पेपर हल करना, और हर मॉडल पेपर में 150 प्रश्न है आंसर सीट के साथ में। इसके बाद अपना नंबर चेक करो। तो जिस विषय में अगर नंबर कम हो रहा है, देखो अगर 115 120 तक जा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी विषय में नंबर कम हो रहा है तब क्या करो? तो साथ ही हर विषय का हमने टॉप सिलेक्टेड 200 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। विषय का 200 क्वेश्चन दिया हूं। इससे पता है क्या होगा? जिस विषय नंबर कम हो रहा है उसमें आपका प्रॉपर सुधार हो जाएगा, और ये जो सुधार आप कर लेते हो ना, तो परीक्षा में तुम फंसते नहीं हो, आराम से 100 पार कर लेते हो। ये मॉडल पेपर साथी कैसे मिलता है? स्क्रीन पे आपके नंबर 53050981 पे आपको कॉल नहीं करना, सीधा व्हाट्सएप मैसेज करना है और वहां लिखना है सीटेड प्रीमियम मॉडल पेपर विथ क्वेश्चन। लिखोगे, सामने क्यूआर कोड आएगा और 199 की एक सामान्य फीस आएगी, पे कर लेना, तुरंत आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं मित्र। सच्चिदानंद में कौन सी संधि होगी? सच्चिदानंद में बताओ मित्र, होगा ये? देखो मॉडल पेपर उन्हीं को हल करना, मैं पहले समझा दे रहा हूं, जो पहले से 2-3 महीने पे तैयारी कर रहे हैं। जो आज से शुरू कर रहे हो तो फालतू इसमें पैसे मत फंसाना, क्योंकि मेरा मकसद कोई पैसा कमाना इस तरह से नहीं है। जेन्युइन तरीका बता रहा हूं कि अगर 2-3 महीने से पहले से पढ़ रहे हो, नोट्स वोट्स पढ़ चुके हो पूरा अच्छे से, तब ये मॉडल पेपर सॉल्व करना, ठीक है? हाँ साथी, अब इसका जवाब दीजिए। देखो मेरी तरह आपको कोई सही सलाह देने वाला कोई मिलेगा नहीं। बाकी हर टीचर यही चाहता है किसी भी तरह पैसा छाप दिया जाए, क्योंकि सस्ता है तो आराम से बिक जाता है। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है कि भाई जिसने पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं है, भाई कोई ज्ञान उसने नहीं ले रखा है, बेसिक बिल्कुल नहीं है, फिर क्या मॉडल पेपर हल करेगा वो? तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है? हाँ, अगर आप 2-3 महीने से पहले से ही पढ़ते आए हो, अच्छी तैयारी आपकी ठीक ठाक बढ़िया से है, तब ये मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना। इससे क्या होगा कि गारंटी से तुम पास हो जाओगे। साथियों मैंने कहा आपसे कि सच्चिदानंद में कौन सी संधि होगी और संधि विच्छेद बताओ। तो प्यारे भाइयों, जो सच्चिदानंद होता है इसमें व्यंजन संधि होगी, ये तो मुझे भी पता है। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो 3 तरीके से होगा। सत धन चित धन आनंद। मैं लिख कर दिखाता हूं, 1 मिनट यार, कलर नीला करो। इसका क्या होगा? सत धन चित धन आनंद। समझे आप लोग? जी हाँ, ये होता है सच्चिदानंद का पूरा संधि विग्रह। और इसमें आपका दोस्तों होगा व्यंजन संधि, आपका सही उत्तर है। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। मुद्रित प्रिंट समृद्ध वातावरण का भाषा विकास में क्या रोल है? कहना दोस्तों, आजकल जो प्राइमरी स्कूल देखो चाहे प्राइवेट स्कूल देखो, आजकल क्लास की दीवारों में विभिन्न प्रकार के चार्ट और चित्र बने होते हैं, उसी को प्रिंट समृद्ध वातावरण कहते हैं। तो इसका बच्चों के भाषा विकास में क्या उपयोगिता है? क्या वो चार्ट व पोस्टर एक बाधा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव नहीं डालेगा, गलत बात। केवल फजाने के लिए कोई काम नहीं है, यह अत्यंत सहायक और रोचक होगा। आगे, उत्थान का, मैं आपसे पूछा क्यों, पहले इसको ध्यान दो। उत्थान का सही विलोम क्या होगा? उत्थान का तो मतलब होता है कि इंसान प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उत्थान का विलोम क्या होगा? जरा बताओ मित्र। तो अब ये तो कर ही ले जाओगे ना। चलो भाई, तो उत्थान का विलोम दोस्तों देखो कई यहां पे बन सकता है। उत्थान का पतन भी कह सकते हो, विनाश भी कह सकते हो, पर इसका राइट आंसर उत्थान, पतन के साथ जाओ। आगे, भाषा टियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? देखो अगर आप एक अध्यापक हो, टीचर हो, और आपकी क्लास में आपका जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, अगर वो गलती कर रहा है तो उस गलती को आप किस रूप में देखोगे? आप ये सोचोगे गलती बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए? जी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जो साइकिल चलाना भी सीखा है तो पहले साइकिल से गिरा जरूर होगा,
रोटी भी आपने बनाई होगी तो रोटी एक बार आड़ा तिरछा बना, हम पे तो रोटी यार बना ही नहीं। जब मैं बीएससी कर रहा था ना, तो मैं भी उस वक्त बाहर रहता था, तो मैंने कोशिश की यार रोटी बनाने की, पर मुझसे रोटी बना नहीं। मैंने 3 साल जो है सिर्फ चावल मैंने खाया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार चावल खाने से इंसान मोटा हो जाता है, पर हकीकत यह कि आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, समझ गए ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चावल ओल से भाई साहब, कोई फर्क ही नहीं कि कोई मोटापा कोई, देखो हर व्यक्ति की एक, देखो साथी, हर व्यक्ति के शरीर का एक ढांचा होता है ना। वही बात होती है कि 2-3 साल तो चावल ही खाए हैं हम। अक्सर आप लोग सुने डॉक्टर लोग कहते हैं अरे भाई चावल मत खाओ मोटा हो जाओगे, कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना स्वरूप है। तो खैर, भाषा की क्लास में गुरु जो त्रुटियां होती है ना, तो मैंने कहा त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, अधिगम का एक हिस्सा है, जो इस बात का संकेत है कि बच्चा गलती कर रहा है और कहां तक प्रगति पूरा पद बिल्कुल नहीं, वो दंडनीय, ऐसा हो नहीं सकता। आगे आ जाओ मित्र। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग भी पता है। तुम बताओ संधि क्या होगा? प्रति मैंने बता दिया, तुम संधि का नाम बताओ साथी। प्रत्येक में संधि का नाम बताइए सारे लोग, जल्दी से पूरा कमेंट बॉक्स भरिए कि प्रत्येक में कौन सी संधि होगी। देखो, इसका यह मतलब नहीं कि सारे लोग चावल ही खाना शुरू कर दो यार, हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर होता है। कुछ लोग कितना भी चावल खाएं, कितना भी चाउमीन बर्गर समोसे खाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और कुछ लोग जरा भी खा लेंगे तो बेचारे फूल आते हैं, वो बड़ी जल्दी मोटापा आ जाता है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर है यार, क्या करोगे, वो एक अलग चीज़ है, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो साथियों, मैंने कहा कि अभी बोला ना, बीच में अगर या शब्द आया इसका मतलब यड़ संधि होगा। भाई यड़ संधि का नियम अभी बताया तो था कि अगर किसी शब्द के बीच में या, वा, रा, ला इनमें से कोई भी है तो वहां पे साथी यड़ संधि ही होगा। अगला, क्लास में दृष्टिबाधित बच्चे के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, आंखों से देखने में दिक्कत आ रही है, तो एज ए समझदार टीचर क्या करेंगे आप? उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठा देंगे? बिल्कुल भी नहीं, गलत ऑप्शन। उन्हें अलग कैसे बैठा दोगे? अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर भगवान ही मालिक है कि नहीं सर? उसे विशेष सहानुभूति के साथ पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, टीचर की सबसे बड़ी चीज गुरु यही उसका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। टीचर में सबसे बड़ी बात है लचीलापन, सहानुभूति, सिंपैथी। और देखो आगे, श्रव्य सामग्री और अस्पष्ट, ये देखो सब पे भारी पड़ गया, यहां पे ये भारी पड़ गया। क्योंकि अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो फिर आप लोग क्या करोगे? ऑडियो का प्रयोग, रेडियो का प्रयोग, मुंह से बोलने वाला प्रयोग, श्रव्य सामग्री का प्रयोग दोस्तों आप लोग ज्यादा करोगे। चलिए प्यारे भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो मैंने क्या कहा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, इसका मतलब क्या होगा? ये दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन का गुरुदेव मुख्य उद्देश्य। दोस्तों देखो, सतत मूल्यांकन तो आपके परीक्षा संबंधी डर को समाप्त करेगा, क्योंकि हर एक महीने परीक्षा होगी तो परीक्षा का डर ही खत्म हो जाता है, खासकर छोटे बच्चों की बात हो रही है। और साथियों, जो व्यापक मूल्यांकन होता है ना, उसमें आपके जीवन के हर पहलू का मूल्यांकन होता है। तो यहां पे केवल अंक गलत, फेल पास गलत, बार बार गलत, परीक्षा गलत, ऑप्शन बी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और सर्वांगीण विकास का निरंतर अवलोकन करना, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। आगे बढ़ जाओ। उज्जवल की इतनी खुद ही सही लिखा गया तो मैं आगे क्या बताऊं? उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? आपको साफ साफ दिख रहा है सही सही, तो इसमें तो क्या बताऊं आपको। प्राइमरी लेवल पर अगर कोई टीचर बच्चों को कविता या कहानी सुना रहा है तो इसके पीछे उस टीचर की मंशा क्या है? यार भाई खुद सोचो कि कोई टीचर कहानी क्यों सुनाएगा? क्योंकि हमको भी पता है और आपको भी पता है कि हम और आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसको नहीं पता होता है कि वो क्यों पढ़े। तो ऐसे में उसके सबसे बड़ी ज़रूरत टीचर की ये होती है कि बच्चे के ध्यान को अपनी तरफ खींच पाए। तो अगर कविता सुनाऊंगा तो बच्चे का ध्यान मेरी तरफ आएगा, और जब वो सुनेगा तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो कल्पना शक्ति बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बढ़ेगी तो चिंतन शक्ति बढ़ेगी। तो बाकी विकल्प में यहाँ व्याकरण लिखा है, चुप रहना कठिन लिखा है, केवल तो गलती है। बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास करेगा, समझ रहे हो? आगे,
जिसका कोई शत्रु ही ना जन्म लिया हो, उसे किसका कोई शत्रु नहीं है, उसके लिए एक शब्द बताओ। मुझे लगता है सबसे बनना चाहिए ये वाला। हाँ, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, उसके लिए एक शब्द बताओ। अजात शत्रु, शत्रुघ्न या सर्वप्रिय, सबको पता है साथी, अजात शत्रु। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुभाषिक संसाधन के रूप में प्रयोग करने का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं अगर किसी क्लास में बहुभाषिकता है, और जो कि होता ही है भाई, अलग अलग बोली को बोलने वाले बच्चे हैं, तो उनको संसाधन के रूप में प्रयोग करने का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या है कि सभी भाषाओं को ना सभी भाषाओं को एक पाठ्यक्रम में, गलत बात, केवल गलत बात। बच्चों को अन्य भाषा बोलने, गलत बात। बच्चों की मातृभाषा को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मैं स्वीकार कर रहा हूं, स्थान दे रहा हूं। यही तो बहुभाषिकता का प्रयोग है कि जो बच्चा जो भी बोली बोल रहा है, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, सबका सम्मान करके उनको क्लास में मौका दे रहा हूं। आगे, दिन और रात में कौन सा समास होगा? अभी मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि कोई दो शब्द एक साथ आए और दोनों एक दूसरे का उल्टा हो। क्या बोला मैंने? कि जब कोई दो शब्द एक साथ आए और दोनों एक दूसरे का गुरु उल्टा हो, तो वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, राजा हो, रानी हो। समझ गए? इसका मतलब वहां पे द्वंद्व होगा, चूंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। भाषा अर्जन के कौन सा कथन साथी आपको बताना है सत्य है? हमने कहा कि अर्जन कहीं भी हो सकता है। जिस बात को आपका दिमाग स्वतः स्वीकार कर लेते हैं, स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, उसी को अर्जन कहते हैं। जबकि अधिगम, उसका एक नियम है, प्रयास करना पड़ता है, विद्यालय में जाकर सीखना पड़ता है। तो ये होगा नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अर्जन क्या है? अर्जन क्या होगा? सहज है, सार्थक है। क्योंकि अर्जन कहीं भी हो सकता है। मैंने बताया तो कि अधिगम केवल विद्यालय में, अधिगम केवल विद्यालय में। जबकि अगर इसकी बात अगर की जाए तो हमने कहा भाई अर्जन कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसीलिए तो अनौपचारिक कहा गया कि भाई कहीं भी सीखा जा सकता है। आगे, मनोरथ का सही संधि विच्छेद बताओ। सही लोग बताओ भैया, मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सब पता है यार भाई, कर जाओगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, लगभग लोगों का गलत होने वाला है। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और संधि का नाम भी बताइए, क्योंकि अपवाद है ना ये, इसीलिए। हाँ, इसमें दोस्तों मनः धन रथ होगा, ये वाला। ये विसर्ग संधि है और ये एक प्रकार का अपवाद है, वरना आप लोग गुड़ मत कह देना। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको आप तैयार कर लो। ये क्वेश्चन में आएगा और नंबर गलत करा देगा। समझ गए? तो हर जगह ट्रिक नहीं काम करता। जो ट्रिक नहीं काम करता, इसलिए बता रहा हूं कि मनोरथ में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, मनः धन रथ। समझे? तो साथियों, ये रहा मेरी आज की क्लास। हमें भरोसा है कि आपको हमारी ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। फिर भी मन में डाउट या शंका है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी साथियों, ऐसे भाई बहन जो ठीक से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से कवर करना चाहते हैं, समय आपके पास 40-50 दिन का मिला है, तो कैसे पढ़ो कि काम हो जाए, और किन गलतियों से दो चार मत हो। होता क्या है कि जब समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे मेरी दो ही सलाह है, ना तो आपको कोई बैच खरीदना है और ना ही कोई किताब खरीदना है। क्योंकि बैच खरीदोगे तो डेली 5 घंटे पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ भी लोगे तो याद नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और किताब बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि किताबों को तो आपने ले रखा होगा पहले से ही। इतने मोटे मोटे पन्ने हैं कि उनको पढ़ने में 1.5 साल लग जाएगा। तो ऐसे में देखो, एक चीज़ याद रखो, हमेशा मेरी बात अक्सर आपसे कहता हूं कि गुरु कुछ नहीं पढ़ोगे ना तो भी 70-80 आएगा, बहुत कुछ पढ़ोगे तो भी 80-85 आ ही जाता है। क्योंकि जब 25 लाख फॉर्म पड़ता है तो 22 लाख जो बच्चे फेल होते हैं ना, उनमें लगभग लोग 75-80-85 तक पढ़े रहते हैं। तो सही काम यह होता है कि पास वही होता है जो पेपर में आए हुए 30-40 जो कठिन क्वेश्चन है, अगर वो सही हो जाए तो बाजी पलट देते हो। तो इस नोट्स का काम यही है, जो 150 पेज का होगा, जिसमें 90 पेज में संपूर्ण पेडागॉजी का पूरा निचोड़ है और 60 पेज में हर विषय का मेन टॉपिक है। इतना कर लोगे ना तो गुरु फिर फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना? कैसे आपको मिलता है मित्र? ये भी कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो फीस आएगी, पूरी फीस इसका दोस्तों 1000 है,
लेकिन हमने ऑफर प्राइस आपको दिया है, तो 499 में आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। ना केवल नोट्स मिलेगा बल्कि मेरी जो स्पेशल वीडियोज है उसका भी एक्सेस आपको मिलता है। तो प्यारे भाइयों, यहाँ तक हमारी क्लास आज थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद पसंद भी आया होगा। मुलाकात करेंगे शाम को 9 बजे इसी चैनल पर संपूर्ण पेडागोजी वाली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।